अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि जिसमें आपको मैं ब्राज़ील, लाइफ इन ब्राज़ील एंड एक्सपेंसेस इन ब्राज़ील ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली आपके लिए ये इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ कि जब आप ब्राज़ील आएंगे तो आपका कितना ख़र्चा होगा, इनिशियली आपके पास टिकट के लिए कितने पैसे होने चाहिए, और जब आप आएंगे तो कब आपको पहुंचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि आपको कब पहुंचना चाहिए। महीना है तो आपने 10 तारीख तक आना है, 15 तक आना है, 16 तक। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पर फूड में क्या क्या ऑप्शंस हैं वो भी आपको बताऊंगा, फूड्स के ऑप्शन बताऊंगा, और इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपको लाइफ इन ब्राज़ील एंड एक्सपेंसेस इन ब्राज़ील के बारे में पता चल जाए, और ये भी पता चल जाए कि जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी आया उसमें आपकी इजीली लाइफ यहाँ पर बसर हो सकेगी कि नहीं। तो आपने आखिर तक ये वीडियो देखनी है। जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि टिकट, क्योंकि जब ब्राज़ील आप आएंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या है, टिकट। आपने टिकट खरीदना है, तो टिकट के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। देखिए, ब्राज़ील से जो पाकिस्तान से जब लोग ब्राज़ील आते हैं तो जाहिर सी बात है आपने गल्फ कंट्रीज़ के थ्रू आना है। आल दो आप यूरोप के थ्रू आ सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें यूरोप का वीज़ा नहीं मिलता, ट्रांजिट वीज़ा, तो पाकिस्तानियों के लिए जो बेस्ट रूट है वो है गल्फ कंट्रीज़ के थ्रू या तुर्किश एयरलाइन है। 3 एयरलाइन फेमस आती है, एमिरेट्स है, कतर एयरलाइन है, तुर्किश एयरलाइन है, साथ में अफ्रीकन एयरलाइन भी है। वो कुछ सस्ते हैं लेकिन उसमें लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। तो ये 3 बेस्ट एयरलाइन है। इसमें सबसे बेस्ट एमिरेट्स है लेकिन वो सबसे एक्सपेंसिव है, फिर कतर भी बहुत अच्छा है और तुर्किश भी अच्छे, तीनों बहुत अच्छी एयरलाइन है। तो आप टिकट के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। देखिए, आप जब आएंगे ना तो आप जिस सिटी से आ रहे, इस्लामाबाद से आ रहे, कराची से, मुल्तान से, पिशावर से, तो आप पहले जाएंगे, लेट सपोज कतर एयरलाइन के थ्रू आप आ रहे तो आप दोहा जाएंगे। अगर आप तुर्किश एयरलाइन के थ्रू आ रहे तो आप जाएंगे इस्तांबुल, और अगर आप एमिरेट्स के थ्रू आ रहे तो आप जाएंगे दुबई। और फिर वहाँ से इन 3 सिटीज़ से डायरेक्टली फ्लाइट आती है। ब्राज़ील के 2 सिटीज़ को डायरेक्टली फ्लाइट आती है यहाँ से, एक रियो डी जेनेरो है, एक सão पाउलो है, ग्वारुलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ज़्यादातर फ्लाइट्स जो ग्वारुलस या सão पाउलो आती है, लेकिन रियो डी जेनेरो तक भी फ्लाइट्स है। तो ऐसे स्टूडेंट जो रियो डी जेनेरो आ रहे हैं तो वो जरूर याद रखिए कि उन्होंने सão पाउलो वाली फ़्लाइट नहीं लेनी, वो डायरेक्टली रियो डी जेनेरो वाली फ़्लाइट ले ले। हाँ, अगर आपको सस्ती पड़ रही है तो फिर आप सão पाउलो वाली फ़्लाइट लेकर सão पाउलो से फिर आप रियो बस में भी 2-3 घंटे का सफ़र है वो आप आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप जब ब्राज़ील पहुंचेंगे तो आप डिपेंड ऑन द सिटी वेयर यू आर गोइंग, क्योंकि ब्राज़ील बहुत बड़ा मुल्क है। तो अगर आप फिर सão पाउलो या रियो डी जेनेरो से कहीं दूर जा रहे हैं, जिस तरह सियारा स्टेट है, तो सão पाउलो से या रियो से सियारा तक आने के लिए 3 घंटे की फ़्लाइट है, तो वो एक अलग फ़्लाइट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट अब कहेंगे कि कुछ का टिकट थोड़ा सा सस्ता होगा, किसी का महंगा होगा, फिर वो कहेंगे कि हमारा तो महंगा है। क्यों? वो इसलिए है कि कुछ लोग सão पाउलो में आके ही बस उसकी लास्ट फ़्लाइट सão पाउलो होगी या रियो होगी, कुछ लोगों की एक एडिशनल फ़्लाइट भी होगी। वो डिपेंड करेगा किस स्टेट में आप जा रहे हैं। अगर आप अमेज़न जा रहे हैं तो वो सão पाउलो से सा दूर है, एक और आपको टिकट में होगा। अगर आप बाहिया जा रहे हैं, अगर आप साल्वाडोर जा रहे हैं, अगर आप सियारा आ रहे हैं, अगर आप इसी तरह ब्राज़ीलिया जा रहे हैं तो आपको एक एडिशनल टिकट भी चाहिए होगा। तो इसी वजह से प्राइस थोड़ा सा वेरी करेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्राइस आपको बता दूं, कम से कम 4 लाख का टिकट आएगा, ठीक है। कम हो सकता है, ज़्यादा थोड़ा सा हो सकता है। अगर आपको किसी पैकेज में मिल जाए प्रमोशन में तो हो सकता है आपको 2.5-3 लाख तक भी मिल जाता है। तो उस पर थोड़ा सा आपने वर्क आउट करना है और किसी अच्छे से एजेंट को हायर करना है। यहाँ पर एक बंदे को मैं जानता हूँ, पाकिस्तानी है, जो कि टिकटिंग का काम करता है और काफ़ी काबिल भरोसा है। मैं उससे कई मरतबा टिकट्स ले चुका हूँ। तो आप लोग जब भी टिकट खरीदे तो एक दफ़ा उस लड़के से भी आप कोटेशन ज़रूर ले लें, हो सकते हो आपको सस्ता टिकट ले। तो आप लोग कभी भी डायरेक्टली टिकट ना ले, 2-4 जगहों से कोटेशन ले, फिर उसमें से देख ले कि किसकी प्राइस कम है, फिर वो टिकट आप ले लें, ठीक है। ये तो हो गया आपका टिकट। आपने ब्राज़ील आना कब है, याद रखे, आपने हमेशा ब्राज़ील जब आना है ना तो 15 तारीख से पहले पहुंचना है। कोशिश करें कि 12 तारीख तक पहुंच जाए। उसकी बैकग्राउंड में एक रीज़न है। उसकी रीज़न क्या है, जब आप 15 तारीख से पहले पहुंचते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स, यहाँ ब्राज़ील अभी मैं आपको बताऊंगा 2-4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आप बनाएंगे। स्पेशली उसमें बैंक अकाउंट है, वो बना के कैप्स को भेजेंगे। तो अगर 15 से पहले आपने ये इन्फॉर्मेशन कैप्स को भेज दी तो इस मंथ का फिर स्कॉलरशिप आपको 30 तारीख तक, मतलब फर्स्ट 2-3 वर्किंग डेज में मिल जाता है। लेकिन अगर आप 15 तारीख को ही आ गए या 15 से 1-2 दिन लेट हो गए तो आपने इस महीने का स्कॉलरशिप लूज कर लिया। तो ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको जहन में रखें कि जब भी आना हो तो उस महीने के 15 तारीख से पहले आए, 2-3 दिन पहले आए, ताकि आपकी फेलोशिप की इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और उस मंथ का जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिल सके। तो एक तो आपका हो गया टिकट का खर्चा, एक ये हो गया कि आपने 15 तारीख से पहले पहुंचना है। थर्ड ये है कि जब आप पहुंच जाएंगे तो अगर आप 15 से पहले भी पहुंच गए तो आपको डायरेक्टली तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी ना, वो तो जाके 2-3 तारीख को मिलेगी। तो अब ये जो एक महीना है, या हो सकता है कि टेक्निकल बैकग्राउंड पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है,
कुछ केसेस में कभी कोई इशू हो जाए तो फिर आपको इस महीने का नहीं मिलता, अगले का मिलेगा, तो अगला भी फिर कब मिलेगा, 30 तारीख को। तो हो सकता है कि 2 मंथ्स या 1.5 से 2 महीने आप विदाउट स्कॉलरशिप रहे। तो इसके लिए आपके पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए, आप कितना पैसा लेके आए ताकि आप इजीली जो है अपना यहाँ पर 1 महीना या 20 दिन या जितने भी बनते हैं वो आप गुजार लें। देखिए पाकिस्तानी रुपीज़ में मेरा ये ख्याल है कि आपके पास 2 से 3 लाख रुपये आप लेके आए, ठीक है, 2 से 3 लाख कोशिश कर लें। अगर 2 लाख भी हो तो भी काम चल जाएगा, 2 लाख में मेरे ख्याल में अच्छा खासा काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। कुछ लोगों के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ मैंने देखा है, वो कहते हैं कि कोई इशू नहीं है, जब तक आपका स्कॉलरशिप नहीं आता हम आपको हेल्प करेंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको उनके प्रोफेसरों ने हेल्प किया है। तो वो फिर आप अपने प्रोफेसर से कम्युनिकेट करेंगे, मैं आपको बताऊँगा तरीका कि कैसे आपने डील करना है। कुछ लोगों के प्रोफेसर के पास इनफ बजट होते, वो कहते हैं कि डोंट वरी, मैं आपको सपोर्ट करूँगा इनिशियली। तो अगर आपको ऐसा प्रोफेसर मिल गया है तो फिर आपको लकी है, फिर आपको खर्चा कम पड़ जाएगा। लेकिन ये जो मैं 2 लाख कह रहा हूँ ना कि आपने लेके आने हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे 2 लाख ही आप फिर 1 महीने 2 महीने में निकालेंगे, ये सिक्योरिटी के लिए कह रहा हूँ। अदरवाइज़ आपका पूरा महीना जो है पाकिस्तानी 80,000 1 लाख में निकल जाएगा, या इससे कम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, अब जब आप आएंगे ना तो सबसे पहला काम क्या होगा, एकोमोडेशन का, ये बहुत ज़रूरी है। ब्राज़ील में हॉस्टल्स नहीं है। देखिए ये कॉन्सेप्ट ना लेके आए कि यहाँ पर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों की तरह हॉस्टल्स होंगे, हम हॉस्टल में रहेंगे, नहीं। ब्राज़ीलियन यूनिवर्सिटियों में हॉस्टल नहीं होते हैं लेकिन वो बहुत कम रूम्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट पुअर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, कुछ में नहीं, मेजॉरिटी में हॉस्टल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यूजुअली क्या करते हैं लोग, बाहर कोई घर या कोई अपार्टमेंट रेंट करते हैं और शेयर करते हैं। तो अब आप जब आएंगे तो आपने अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से या प्रोफेसर से कम्युनिकेट करना है, या फिर अगर उस सिटी में आपको पता चल गया कि कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स रहते हैं तो आप उनसे भी कम्युनिकेट करके वो भी आपको एकोमोडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा इस स्टेट में आ रहा है जहाँ मैं रह रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जितने लोग आएंगे, और अगर मैं मौके पर मौजूद हुआ, अगर ना भी हुआ तो यहाँ और पाकिस्तानी है, तो मुख्तलिफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फिर आपको टेम्प्रेरी बेस पे अपने पास रख लेंगे, आपका वो एकोमोडेशन का प्रोग्राम कर लेंगे। कुछ लोग आपको एडवांस में एकोमोडेशन अरेंज कर लेंगे, और अगर नहीं है तो फॉर एग्जांपल वो आपको अपने साथ रख लेंगे। तो इस तरह आपका जो इनिशियल स्टेज है, आपकी खुशकिस्मती ये होगी कि वहाँ पर पहले से कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मौजूद है जो कोलैबोरेटिव है, जो आपके साथ कोलैबोरेट करे और आपको हेल्प करे। अदरवाइज ब्राज़ीलियन भी बहुत ज़्यादा एकोमोडेटिव है, आपकी हेल्प करेंगे और आपके लिए इनिशियल एकोमोडेशन अरेंज कर लेंगे। लेकिन यूजुअली होता क्या है कि यहाँ पर 2-3 स्टूडेंट्स अपार्टमेंट शेयर करते हैं। अगर 3 कमरों का अपार्टमेंट है तो 3 लोग शेयर करते हैं, अगर 2 कमरों का है तो 2 लोग शेयर करते हैं। ब्राज़ीलियन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर लेकिन पाकिस्तानी, चूँकि हमारे यहाँ तो ये रिवाज है, हम एक कमरे में 2-4 भी सो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि खर्चा ज़्यादा होगा, सिटी, अब ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि अकोमोडेशन कितनी है, कितने के एक्सपेंसेस आएंगे, तो वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। जब आप एक्सपेंसिव सिटी में जाएंगे तो फिर वहाँ पर ये ज़्यादा बेहतर है कि मल्टीपल स्टूडेंट एक अपार्टमेंट में रहें ताकि खर्चा कम से कम हो जाए। लेकिन जब आप 2-4-5 महीने गुजारेंगे, आप स्टेबल हो जाएंगे, सिस्टम को अंडरस्टैंड कर जाएंगे, फिर आप अपनी मर्जी से अकोमोडेशन चेंज भी कर सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन से अकोमोडेशन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है। मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ आप देखेंगे तो वो फिर लेटर ऑन वो हो जाएगा एडजस्ट। लेकिन इनिशियली अकोमोडेशन आपको पहले से मौजूद पाकिस्तानी, अदर देन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या प्रोफेसर आपको अरेंज कर देता है, ठीक है। अब एकोमोडेशन के खर्चे के बारे में आ जाते हैं कि एकोमोडेशन का कितना खर्चा है। जैसे कि मैंने कहा कि ब्राज़ील एक बहुत बड़ा मुल्क है, कुछ सिटीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। कौन सी है? फॉर एग्जांपल सौ पालो एक एक्सपेंसिव सिटी है, बड़ी सिटी है। रियो डी जेनेरो एक बड़ी सिटी है। ब्रासीलिया के बारे में भी सुना है क्योंकि कैपिटल है, वो भी एक्सपेंसिव है। इसी तरह पोर्टो अलेग्रे है, रियो ग्रांडे डू सुल स्टेट जो है वो भी एक्सपेंसिव है। इसी तरह और सिटीज़ भी है, मिनस जेराइस की जो सिटी है वो एक्सपेंसिव है। तो ये जो एक्सपेंसिव होंगे ना लिविंग के, ये सिटी टू सिटी वेरी करेगा, और आपका कैंपस उस सिटी में कहाँ पे वाक़िया है इस पे भी वेरी करेगा। कुछ कैंपसेस दूर दराज इलाकों में होते हैं तो वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये आपके लक पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं एक रफ एस्टिमेट दे दूं, अगर आप एक कैपिटल में जाएंगे, यूजुअली कैपिटल में होती है यूनिवर्सिटियां, तो देखिए आपने जब शेयर्ड एकोमोडेशन भी लेनी हो ना, तो एक जहन में रख ले कि मिनिमम से मिनिमम 500 से लेकर 800 रियाल्स ब्राज़ीलियन, इसमें आपकी एकोमोडेशन आएगी, ठीक है। अब ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कभी कम होने का तो बहुत मुश्किल चांस है। अगर आपका कोई ऐसा वो लग गया है, किस्मत आपकी अच्छी है तो अलग बात है। अदरवाइज 500 से 800 रियाल्स जहन में रख ले। अगेन मैं कहता हूँ कि सिटी टू सिटी वेरी करता है, और जब आप एक दफ़ा आएंगे सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर हो सकता है इससे कम खर्चे पे भी आप अपने लिए एकोमोडेशन तलाश कर लें, और फिर या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो फिर आप डिपेंड करेगा कि आप यूनिवर्सिटी के कितने करीब रहना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी से कितने दूर रहना चाहते हैं।
तो वो इस पे कौन सी बिल्डिंग है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, रेजिडेंस या थोड़ी सी कम स्ट्रक्चर में ज़्यादा अच्छा नहीं है बिल्डिंग, ये सारे चीज़ें देखते हुए जो है ना फिर आप डिसाइड करेंगे। लेकिन बेटर यही होगा कि आपको इनिशियल कोई टेम्प्रेरी अकोमोडेशन मिल जाए और आप आ जाए, फिर अपनी मर्जी से देख लें, तो वो ज़्यादा ईजी होगा। तो 500 से लेकर 800 रियाइश तक आपकी अकोमोडेशन का खर्चा होगा अगर आप शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है। अब शेयर्ड अपार्टमेंट में और घर थोड़े से सस्ते होते हैं अपार्टमेंट से, ये भी बात नोट कर ले, ठीक है। जो घर होते हैं क्योंकि उसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी उस तरह नहीं होती, अपार्टमेंट तो ये होता है कि पूरी एक बिल्डिंग होती है, उसकी सिक्योरिटी होती है। घर चूंकि इस तरह स्ट्रीट्स में होते हैं तो थोड़े से सस्ते होते हैं, लेकिन कोई इशू इस तरह नहीं है। बहुत सारे लोग घरों में रहते हैं, मैं भी रह चुका हूँ, तो घर का पे जो एक्सपेंस है वो कम होता है। वो डिपेंड करता है कितने लोग हैं आप, कितने लोग आप के साथ आप अपार्टमेंट शेयर कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस इसी तरह ऊपर नीचे जाएंगे। इंडिपेंडेंट रहेंगे उसका ज़्यादा खर्चा होगा, शेयर्ड करेंगे तो। लेकिन ब्राज़ीलियन कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, ब्राज़ीलियन बंदा कभी आपसे रूम शेयर नहीं करेगा। यहाँ पर हर बंदा एक अलग रूम में रहता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो पाकिस्तानी अगर आपको मिल गए वो अलग बात है, वो मैंने आपको कह दिया कि वो शेयर कर लेते हैं। एक इसके अलावा जो नेक्स्ट अच्छा, जब आप अकोमोडेशन लेंगे तो उसमें जो बिजली का बिल होगा, नेट का बिल होगा, पानी का बिल, ये 3 बिल जो होते हैं इसका खर्चा होता है। तो बिजली का बिल यहाँ पर अगर आप बहुत भी ज़्यादा अगर एक अपार्टमेंट आप शेयर कर ले तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 250 रियाइश, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है, इतना आ जाता है। वो 3 पे शेयर करके यही 60-70 रियाइश पर पर्सन आ जाता है, उससे कम आ जाता है, ठीक है। इसी तरह नेट जो होता है, जब आप नेट, वो डिपेंड करता है आप नेट लगाते हैं, घर पे नहीं लगाते, मोबाइल सिम पे भी लोग गुजारा कर लेते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड जो नेट है कनेक्शन 100 से लेकर 150-120 के दरमियान नेट लग जाते हैं, तो वो भी 3 बंदों में डिवाइड हो जाता है। कभी कभी बिल्डिंग में साथ वाले अपार्टमेंट से लोग शेयर कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट को फ्री भी मिल जाता है कि चले बस फैमिली होती चले आप भी यूज़ करें, तो ये फिर लेटर ऑन की बात है। पानी का बिल वो डिपेंड करता है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग वेरी करता है, 100 से 200 तक वो भी बिल हो सकते हैं, लेकिन वो भी शेयर्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट जो आपका खर्च आएगा, जाहिर सी बात है, वो होगा अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेडिकल के जो सहूलियात है यहाँ पर सेहत बिल्कुल फ्री है। अभी मैं आज हॉस्पिटल गया था एक सरकारी, अपनी बच्ची को लेकर, उसकी छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, वो टिकटॉक पे जल्दी मैं अपलोड करूँगा एडिटिंग के बाद, तो बताने के लिए कि यहाँ हेल्थ सिस्टम कैसे है। हेल्थ बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लेजी है। लेजी इन द सेंस ये है कि इट टेक्स टाइम टू गेट अपॉइंटमेंट फ्रॉम द डॉक्टर। तो चूंकि टाइम लगता है, हम पाकिस्तानियों का ये मिजाज है कि हम जल्दी जो है ना फ़ी पे करके या हॉस्पिटल में जाके जल्दी हमें टाइम मिल जाता है। और ये यूरोपियन कंट्री या कनाडा में भी अगर आप वीडियोस लोगों को देखेंगे तो हेल्थ सिस्टम से बड़े परेशान है कि हमें महीनों लग जाते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है सिडनी में, बेचारी जो है वो एच पाइलोरी से सफ़र हो रही है और उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है डॉक्टर से टाइम लेना, और ये तो ब्राज़ील में भी थोड़ा सा ये इशू है। तो सरकारी फ्री है, कोई खर्चा नहीं, इवन जो पर्ची के हम पैसे देते हैं पाकिस्तान में वो भी नहीं है। लेकिन आप लोग जवान हैं, यूजुअली ये मसला नहीं होता। अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए, जिस तरह मैं स्टूडेंट था तो मुझे मिग्रेन का मसला था, तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया था। उस टाइम पे मैं 150 रियाइश पे कर रहा था, आजकल ज़्यादा है, कोई 200-300 तक पहुंच गया, 300 रियाइश लगभग, लेकिन वो ऑप्शनल है, ठीक है। अब हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस कर लेते हैं तो आप पर मंथ ये 300-350 रियाइश पे करते हैं, लेकिन आपके सारे टेस्ट फ्री होते हैं, प्राइवेट जगहों पे सारे प्राइवेट डॉक्टर्स फ्री होते हैं। जब आप चाहे कोई एग्जाम करे, कांसी के लिए भी लोग फिर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि फ्री होता है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस एक ऑप्शनल चीज़ है, यूजुअली लोग नहीं करते, ठीक है। सिर्फ वो लोग करते जो बीमार हो जाए, या अगर ऐसे कपल हो कि जिसमें प्रेगनेंसी आ जाए या इस तरह, तो उन केसेस में लोग कर लेते, अदरवाइज नहीं करते। चले प्रेगनेंसी से बात चली तो थोड़ा सा ये बता दूं कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं तो इसमें आप जब बच्चे की बर्थ होती है तो तभी आप उसमें कवर कर सकते हैं, जब आपका हेल्थ इंश्योरेंस 9 महीने का हो जाए, 8 महीने का। तो ये जहन में टेक्निकल पॉइंट याद रखिए, अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस इनिशियल स्टेज पे ही फिर बनानी है। अदरवाइज नॉर्मली सिंगल लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटी मोटी बीमारी के लिए आप यहाँ पर 3 यूनिट्स होते हैं हॉस्पिटल के। एक जो है उसको पोस्टो कहते हैं, पोस्टो का मतलब होता है जिस तरह हमारा गाँव में या छोटे इलाकों में छोटे छोटे हेल्थ यूनिट होते हैं, जिसको हम प्राइमरी हेल्थ यूनिट कहते हैं। फिर एक यहाँ पर इमरजेंसी केयर यूनिट होता है, उसको ऊपा कहते हैं, UPA कहते हैं, उनिदाज प्रोंतो या अटेंजिमेंटो, जहाँ पर आज मैं गया था। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल होते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती है, यहाँ पर आप इमरजेंसी में जाके अपना मसला हल कर सकते हैं, जो छोटे मोटे मसले होते हैं। तो ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस वाला इशू हो गया। अच्छा, अब फूड पे जाने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जब आप ब्राज़ील पहुँच जाएंगे तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये मुझे पहले बताना चाहिए था। अच्छा, जब आप ब्राज़ील पहुंच जाएंगे तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे? 4 डॉक्यूमेंट्स है या 3 बहुत ज़रूरी। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है CPF, ठीक है। CPF एक आइडेंटिटी नंबर होता है, चाहे आप ब्राज़ीलियन हो या फॉरेनर हो, ये आपने बनाना है। ये 11 डिजिट्स का एक नंबर होता है
और ये तमाम लोगों के लिए यूनिक होता है। पहले यहाँ पर आईडी कार्ड पे आईडी कार्ड नंबर होता था, अब ब्राज़ील ने आईडी कार्ड नंबर ख़त्म कर लिया, अब आईडी कार्ड पे भी CPF नंबर होता है। बस CPF नंबर ही सब कुछ है यहाँ पे। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो ये CPF नंबर आप एडवांस में एम्बेसी से भी बनवा सकते हैं। ये बात टेक्निकल नोट करें, ठीक है। तो यहाँ आने से पहले, अब आप कहेंगे कि हम आने से पहले क्यों बनाए, उसमें फ़ायदा है कि आपकी स्कॉलरशिप जल्द इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो जैसे ही आपका स्कॉलरशिप मिल जाए तो आप CPF के लिए भी अप्लाई करें एम्बेसी के साथ, ठीक है, ताकि एम्बेसी आपको CPF बनवा के दे दे। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा, जब आप ब्राज़ील पहुंच जाएंगे, आपने फेडरल पुलिस जाना है, फेडरल पुलिस ऑफिस। वो आपने ऑनलाइन टाइम लेना है, कभी कभी वो टाइम 2-4 महीनों बाद मिलता है, लेकिन आपका जो कोऑर्डिनेटर होता है, इंटरनेशनल ऑफिस होता है, जब वो इंटरवीन करता है, जिस तरह एक स्टूडेंट यहाँ पर आया था मुजफ्फरगढ़ से, तो उसको 2 महीने का टाइम मिला, लेकिन उसका प्रोफेसर उसके साथ चला गया और उसी दिन उसका करवा दिया। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम उसमें लग जाए तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को कहेंगे तो वो जल्दी उसको इंटरवीन करके एक्सपीजिट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, वो जो बहुत ज़रूरी है सबसे, वो बैंक अकाउंट है। आपने जैसे ब्राज़ील आना है तो CPF बना के, अगर आपने पाकिस्तान से आपका बना हुआ है तो गुड लक, तो फिर तो बहुत अच्छी बात। आपने इमीडिएटली पहले दिन अकाउंट खोलना है। अकाउंट खोलना इसलिए ज़रूरी है कि आप कैप्स को ये इन्फॉर्मेशन भेजेंगे ताकि आपकी स्कॉलरशिप शुरू हो जाए। तो अकाउंट खोलने के लिए CPF ज़रूरी है। आते हुए एम्बेसी से ही CPF बना के आएंगे तो फिर आप अकाउंट उसी दिन खोल लेंगे, वो 10-15 मिनट में अकाउंट खुल जाता है। तो कितने डॉक्यूमेंट हो गए? CPF, पुलिस रजिस्ट्रेशन, अकाउंट, और फिर आखिर में आपका स्टूडेंट कार्ड होगा। वो इमरजेंसी वाली चीज़ नहीं है, वो आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट कार्ड में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। बस में आपका टिकट बहुत कम होता है, सिनेमा आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी जगहों पे यहाँ स्टूडेंट्स के लिए फ्री या लेस देन 50% जो है ना टिकट्स होते हैं। तो स्टूडेंट कार्ड फिर आप लेटर ऑन बना लेंगे। तो ये 4 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं कि जो आप ब्राज़ील आके आप बनाते हैं। और ब्राज़ील कब आना है? 15 तारीख से पहले, किसी भी मंथ के 15 तारीख से पहले आपने पहुँच जाना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फूड पे, ठीक है। अच्छा, कोर्स वर्क के बारे में आ जाते हैं कि आप जब इधर आएंगे, ब्राज़ील पहुंच गए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका स्कॉलरशिप इंप्लीमेंट हो गया, तो अब आपका कोर्स वर्क शुरू हो जाएगा। तो ब्राज़ील में MS और PhD में कितना कोर्स वर्क है, कितने क्रेडिट आवर्स आपने पढ़ने होते हैं? 24 से लेकर 30 क्रेडिट आवर्स आपने पढ़ने होते, विद रिसर्च 30 क्रेडिट आवर्स होते। लेकिन ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी कर सकता है। मैं एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप MS में आ रहे तब भी आपने 24 क्रेडिट आवर्स के कोर्सेज पढ़ने हैं, अगर आप PhD में आ रहे तो तब भी आपने 24 क्रेडिट आवर्स के कोर्सेज पढ़ने हैं, और साथ में 12 क्रेडिट आवर्स या 6 क्रेडिट आवर्स का रिसर्च वर्क होता है। अब आ जाते हैं फूड पे कि ब्राज़ील में फूड पे आपका कितना एक्सपेंस आएगा, ब्राज़ील में फूड के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, फूड जब मैं PhD कर रहा था बैक इन 2010, फूड बहुत लेस एक्सपेंसिव था, बहुत सस्ता। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा पूरा महीने का 100-120 रुपये आ जाता था, और अच्छा हम अच्छा फूड खा लेते थे। आजकल क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, लेकिन स्कॉलरशिप की वैल्यू भी बढ़ी है। उस टाइम पे स्कॉलरशिप बहुत कम होती थी। तो फूड में अगर हम ऑप्शन की बात करें, आपके फूड के खर्चे की बात करें कि चले आपका कितना खर्चा आएगा, तो रफली स्पीकिंग पर मंथ आपका फूड का खर्चा जो होगा वो मिनिमम 500 से 500 तक होगा। इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऊपर हो सकते हैं, नीचे मुश्किल है। वो डिपेंड करेगा आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। लेकिन ब्राज़ील में एक अच्छी बात यह है कि हर यूनिवर्सिटी में एक रेस्टोरेंट होता है यूनिवर्सिटी का, और वहाँ पर स्टूडेंट को सब्सिडाइज कीमत में खाना मिलता है। जिस तरह अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ सियरा, तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए 3 रुपीज़ का, 3 हियाइस का, रुपीज़ नहीं 3 ब्राज़ीलियन हियाइस का खाना होता है। लंच भी होता है, डिनर भी। तो 3 हियाइस का लंच, 3 हियाइस का डिनर। तो इसका मतलब है कि 6 हियाइस पर डे। आप ये बहुत सस्ता खाना है, इमेजिन, रिमेंबर, ये बहुत सस्ता खाना है। बाहर अगर आप खाना खाएंगे तो मिनिमम से है ना 20 हियाइस तो कहीं नहीं गए, 15 से 20 हियाइस। तो 3 हियाइस में आपको खाने में क्या मिलेगा? मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है यहाँ के रेस्टोरेंट में, टिकटॉक पे उसको अपलोड करने वाला हूँ। वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह का खाना होता है। तो हर यूनिवर्सिटी में एक रेस्टोरेंट होता है, लेकिन अगेन मैं कहूँ ये जो 3 हियाइस का है ये तमाम यूनिवर्सिटियों की कीमत नहीं है। स्टेट पे डिपेंड करता है। रियो डी जेनेरियो में ज़्यादा है, सौ पाउलो में ज़्यादा है, पोर्टो अलेग्रे में ज़्यादा है। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ये बात याद रखिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि जो पुअर स्टूडेंट होते हैं वो एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट प्रेजेंट कर ले तो उनको ये भी पैसे माफ़ हो जाते हैं। मैं एक ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो 1 रुपये भी नहीं दे रहा और फ्री में खाना खा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को भी ज़रूरत है, आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये आप अवेल कर सकते हैं। तो देखिए आपका कितना फूड का खर्चा कम हो जाएगा।
और फूड आपको यूनिवर्सिटी में मंडे टू फ्राइडे मिलेगी, ठीक है। ये 5 दिन आप यूनिवर्सिटी में लंच और डिनर कर सकते हैं। फिर बाकी 2 दिन है वो आप घर में बेशक बनाएं। इवन अगर ये जब आप इनिशियली आएंगे ना, तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि अब मैंने यूनिवर्सिटी में खाना खाना है कि नहीं खाना, मैंने घर में बनाना है। वो 1-2 महीने ये चीज़ें चलती है, फिर आप सेट हो जाते, फिर आपको पता चल जाता है कि मुझे ज़्यादा बेटर जो है वो घर का खाना चाहिए या मैंने यहाँ खाना चाहिए। अच्छा, अब फूड में आपको ऑप्शंस कौन से मिलते हैं? देखिए, एक तो हलाल फूड यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलेगा। जब हम हलाल की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि मीट होता है, गोश्त, ठीक है। बाकी तो जाहिर सी बात है, सब्जियां तो हलाल ही है ना सारी, फ्रूट्स। तो इसका मतलब है कि हलाल फूड यहाँ मीट बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी कम है। आल दो ब्राज़ील सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मीट का, जो अरब कंट्रीज़ को और बहुत सारी कंट्रीज़ को फूड बेचता है। आजकल कुछ कंपनियाँ मौजूद है जो हलाल चिकन प्रोवाइड करती हैं। कुछ बड़े स्टेट में लोगों ने दुकानें भी खोल ली हैं, सौ पालो वगैरह में। लेकिन बहरहाल आप जाके चिकन खरीद के खुद उसको ज़बह करके आप जो है ना गोश्त लेके आ सकते हैं। और कुछ मार्केट्स में एक पार्टिकुलर, जब आप आएंगे वो फिर आपको मैं बताऊंगा, कुछ इस तरह के वो है कंपनीज़ हैं जो कि हलाल चिकन प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप ख़रीद सकते हैं। बाकी यहाँ के डेली बेस के हम अगर खाने की बात करें, वो उस टिकटॉक वीडियो में भी आपको नज़र आएगा, फिर लेटर ऑन में आपको जब अपलोड करूँगा, कि यूजुअली यहाँ डेली बेस पे अगर आप लेट सपोज यूनिवर्सिटी कैंटीन में खाना खाते हैं, तो डेली बेस पे आपको कुछ स्टैंडर्ड मेन्यू मिलता है। उस स्टैंडर्ड मेन्यू में कुछ चीज़ें हर दिन होती है। फॉर एग्जांपल क्या, वाइट राइस, बीन्स, ठीक है, जिसका हम लोबिया कहते हैं, ये यहाँ लोग डेली खाते हैं। वाइट राइस, बीन्स मिलेंगे, उसके साथ सैलेड मिलेगा, और सैलेड के साथ आपको एक फ्रूट मिलेगा, और फ्रूट के साथ जूस मिलेगा। तो ये चीज़ें हो गई। और साथ में मीट का या वेजिटेरियन का एक ऑप्शन होगा। मीट में चिकन भी होता है, गोश्त भी होता है, या वो पोर्क मीट होता है, या वो फिर जो है ना और जानवरों के मीट होते हैं, और साथ में वेजिटेरियन ऑप्शन होता है। अगर आप मीट नहीं खाते तो आपके पास के लिए ज़रूरी एक वेजिटेरियन ऑप्शन मौजूद होता है। मुख्तलिफ वेजिटेरियन वेजिटेबल्स ये बनाते हैं। और अगर आप चिकन वगैरह खाते हैं तो चिकन का ऑप्शन होगा, या फिर गोश्त का भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, यूजुअली हम लोग वेजिटेरियन ऑप्शन पे जाते हैं। तो देखिए, ये कंप्लीट पैकेज आपको फूड का मिलता है यहाँ के रेस्टोरेंट में। सिर्फ 3, 4, 5 है इसमें। वो स्टेट टू स्टेट, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। अगर आप लो इनकम का सर्टिफिकेट प्रेजेंट करें तो आपको ये भी माफ़ हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कुछ लोगों के लिए। तो अब फूड का पता चल गया, लेकिन अब यहाँ के फूड के टेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ यूजुअली ये लोग मिर्च मसाले यूज़ नहीं करते, तो बहुत टेस्ट बेस्ड फूड होता है। लेकिन इनिशियली आपके टेस्ट बड्स डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब एक दफ़ा आप यूज़ टू हो जाए ना, फिर आपको ये खाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप अपने घर से मिर्च मसाले या चटनी बना के ला सकते हैं और उसके साथ भी खा सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है, मैं आपको बता दूँ। ये हम चूँकि कर चुके हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब इनिशियली मैं PhD कर रहा था, साथ में हमारे रेस्टोरेंट में तो है और में भी होंगे, वो उन्होंने कुछ मिर्च अलग की होती है कि अगर आप चाहे तो मिर्च वहाँ उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, जो रेड चिलीज होती है। तो दिस इज़ द फूड जो कि यूनिवर्सिटी में मिलती है। बाकी अगर आप बाहर जाए तो आपको वेजिटेबल्स, हर तरह के वेजिटेबल्स मिल जाते हैं। गोभी, आलू, बैंगन, तोरी और इसी तरह और बहुत सारे, जो भिंडी एक्सपेंसिव है भिंडी, ठीक है। पाकिस्तान में तो हम इसकी कदर नहीं है ना, यहाँ आएंगे तो आपको भिंडी की कदर पता चल जाएगी। छोटे छोटे पैक्स में काफ़ी एक्सपेंसिव, और वो अच्छी तरह भिंडी होती भी नहीं है। तो ये आपको वेजिटेबल्स मिल जाते हैं। फ्रूट्स तमाम मिल जाते हैं, जो फ्रूट्स आप इमेजिन करें, बनाना से लेकर एप्पल, मैंगोज वगैरह सारे फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। इसी तरह अगर दालों की बात करें तो दालें यहाँ पर नहीं होती। कुछ स्टेट्स में थोड़ी बहुत दालें मिल जाती हैं, या लेंटिल्स एक दाल है, वो अच्छी मसूर की तरह की होती है, बहुत अच्छी बन जाती है, वो मिल जाती है। लेकिन चिकपीस, चोले, ये बहुत कॉमन है, ये मिल जाते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लोबिया के मुकाबले, लोबिया लेस एक्सपेंसिव है। लेकिन लोबिया की यहाँ बहुत ज़्यादा वेराइटी है। लोबिया चूँकि हमारा कौमी एक फूड है, और तमाम स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट है और उसने ज़िंदगी में लोबिया नहीं खाया तो इसका मतलब है वो पाकिस्तानी नहीं है। आपको तो पता है ना कि हम कितना लोबिया खाते हैं, तो लोबिया यहाँ मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि मार्केट से ये चीज़ें लेकर आप इजीली जो है वो घर में भी बना सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ टू है वो रोटी के साथ है। यहाँ रोटी नहीं मिलती, यहाँ रोटी की जगह लोग वाइट राइस खाते हैं। तो अगर आपने रोटी बनानी हुई तो आटा मिल जाएगा, यस आपको आटा मिल जाएगा। आजकल रेट उसका 4 से 4.5 रियाइस पर केजी आपको आटा मिल जाता है। इसी तरह अगर मैं राइस की बात करूं तो अच्छे राइस कोई 4 से 5 रियाइस या 5.5 रियाइस के राइस पर केजी मिल जाते हैं। इसी तरह लोबिया की बात करूं तो 3 से 5 रियाइस के दरमियान, 3 से 4 लोबिया पर केजी मिल जाता है। तो आटा जो है ना वो वाइट आटा होता है, लेकिन साथ में इंटीग्रल आटा मिल जाते हैं, वो एक्सपेंसिव, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है इसके मुकाबले में। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 केजी का है तो वो 8-9 केजी का होगा, तो वो हम फिर मिक्स करते हैं और इससे अच्छी रोटी बन जाती है। तो अगर आप रोटी के शौकीन हैं तो घर में फिर आप रोटी भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो ये हो गया आपके फूड का, कि इसका मतलब है कि आपको
यहाँ पर फूड में इस सच कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जब एक दफ़ा आप यूज़ टू हो जाए ब्राज़ीलियन फूड के साथ फिर कोई मसला नहीं होता। आप अगर रेस्टोरेंट में खाएंगे, मैं रिकमेंड ये करूँगा कि ब्राज़ील में जब आप आए तो यूनिवर्सिटी के रेस्टोरेंट में यूज़ टू हो जाए, वहाँ पर सस्ता खाना मिलता है। लेकिन लेटर ऑन जब आप कल्चर के साथ यूज़ टू होंगे तो फिर आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपने घर में बनाना है या यूनिवर्सिटी में खाना है। तो अब फूड पे अगर मैं बात करूँ कि आपका कितना खर्चा आएगा, तो देखिए अगर आप एक अच्छा एक बैलेंस डाइट लेते हैं पर मंथ, मेरे ख्याल में 500 से 600 रियाल पर पर्सन एक बंदे के लिए काफ़ी है कि वो मियाँ अरबी के साथ चले, तो ये पैसे काफ़ी होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है कि इसके अलावा आपका खर्चा क्या होगा। फूड देखिए मेजर खर्चा क्या होता है, फूड होता है, एकोमोडेशन होता है, ये दोनों कवर हो गए। अब नेक्स्ट क्या होगा, आप यूनिवर्सिटी से कितने दूर रह रहे हैं, बस ले रहे कि नहीं, वो खर्चा आप पे आएगा। जो बड़ी सिटीज़ हैं लाइक रियो डी जेनेरो, सão पाउलो, वहाँ यूजुअली आप यूनिवर्सिटी से दूर रहते हैं तो फिर बस का खर्चा होता है, लेकिन स्टूडेंट के लिए वो सब्सिडाइज होता है। स्टूडेंट कार्ड जब आप बनाते हैं तो थोड़ा सा खर्चा कम होता है, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि हमेशा अगर पॉसिबिलिटी हो तो अपनी यूनिवर्सिटी के वॉकिंग डिस्टेंस पे रहें, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपका ये खर्चा भी बच जाता है, फिर आप वीकेंड में भी ईजीली जा सकते हैं। और चूँकि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जब इधर आते हैं तो ज़्यादा टाइम हमें लैब को देना पड़ता है, तो इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी के करीब रहे। अब मेरा अगर आप इससे हिसाब लगा लें तो अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अगर मास्टर की स्कॉलरशिप ले रहे हैं 2100 या पीएचडी की ले रहे हैं 3100, तो आया आपका खर्चा कवर हो जाएगा कि नहीं। देखिए जिस तरह मैंने कहा 500 से 800 रियाल आपका एकोमोडेशन हो जाएगा, इसी तरह 500 से 800 रियाल का आपका फूड का हो जाएगा। बाकी जो रह गए तो वो आपके एडिशनल खर्चे हो सकते हैं, लेकिन अगेन मैं कहता हूँ कि ये जो खर्चा मैं बता रहा हूँ ये एक नॉर्मल वैल्यू बता रहा हूँ, एक एवरेज। सिटी टू सिटी वेरी करते हैं, इससे थोड़ा सा सस्ता भी पड़ सकता है, वो सिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन इससे महंगा भी हो सकता है अगर बड़ी सिटी में आप चले गए तो। लेकिन ये सारा खर्चा जो है ये पीएचडी स्कॉलरशिप में इजीली कवर हो जाएगा, कंफर्म कहता हूँ। बल्कि पीएचडी स्कॉलरशिप में अच्छा ये भी चले मैं लगे हाथों बता दूँ, स्टूडेंट्स का ये भी होता है कि आया हमें कुछ पैसे बचा भी लेंगे कि नहीं। यस यू कैन सेव। पीएचडी स्कॉलरशिप में अगर मैं रफली बताऊँ ना तो 50,000 रुपये पाकिस्तान ये आप इजीली बचा लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए पाकिस्तान में तो आप उल्टा पैसे देते हैं, तो ये तो मैं कम बता रहा हूँ, लोग इससे ज़्यादा भी, फिर वो डिपेंड करता है कितने लोगों के साथ रहते हैं, फूड का कैसे मैनेज करते हैं। तो आराम से 50 से लेकर 70-80 हज़ार रुपये जो है पाकिस्तानी वो आप सेव कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। अच्छा अगर हम मास्टर के स्कॉलरशिप की बात करें तो अगेन मैं कहूँगा सिटी टू सिटी, लेकिन अगर एक मॉडरेट सिटी में आप चले गए तो मेरे ख्याल में कि उसमें आपका गुजारा अच्छी तरह हो जाएगा। बचत की मैं बात इसलिए नहीं करूँगा कि वो सिटी टू सिटी वेरी करेगा, तो मास्टर स्कॉलरशिप में आप वैसे घर से भी सोच के ना आए कि आप पैसे बचाएंगे, हो सकता है 10-20 हज़ार आप बचा भी ले, हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कहाँ पर आप रह रहे हैं, लेकिन बस आपका खर्चा पूरा हो जाए मास्टर स्कॉलरशिप में, ये काफ़ी है आपके लिए, ताकि आपको घर से पैसे ना मंगाने पड़े। अब अगर इसको मैं समराइज़ करूँ तो टिकट का खर्चा कम हो बेश 4 लाख, और इसी तरह आप 2 लाख अपने साथ लेके आएंगे कम से कम। ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छे लोग मिल गए, अच्छा प्रोफेसर, अच्छे पाकिस्तानी फ्रेंड्स, तो अक्सर वो आपको कहते हैं कि आप पैसे ना लेके आए, हम इनिशियली आपकी हेल्प कर देंगे। और लोग करते हैं यूजुअली, उनको पता होता है कि जब इसकी स्कॉलरशिप आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लौटा देंगे, तो ये बंदोबस्त हो जाता है। यहाँ पर अक्सर लोग कोऑपरेट करते हैं, मेजॉरिटी कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब साथ में अच्छा आपने शॉपिंग करनी है, जब आप यहाँ आएंगे तो जाहिर सी बात है आपने कुछ शूज़ लेने हैं, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा शॉपिंग पे मैं चाहता हूँ कि एक अलग वीडियो बनाऊँ, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, फिर स्टूडेंट्स को भी मसला होता है, आजकल ज़्यादा लंबी वीडियोज़ वो नहीं देख सकते। ये एक अच्छा मेरे जहन में आ गया कि मैं शॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है उसको फोकस करना चाहिए। कभी हम ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो गैर ज़रूरी होती है, आपको कौन से कपड़े चाहिए कौन से नहीं चाहिए स्टेट टू स्टेट वेरी करता है मौसम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पर मैं एक अलग छोटी सी वीडियो बनाऊँगा ताकि आपके लिए आसानी हो। इस वीडियो तक के लिए यही काफ़ी है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको लग रहा है कि वो मिस हो गया, फील फ्री टू आस्क मी, सेंड मी मैसेज, सेंड मी ईमेल, कमेंट ऑन दिस वीडियो, और मुझे आप फॉलो करें। आपको मैं ऐसी बहुत सारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगा जो आपको हेल्प करेगी, और आप ब्राज़ील आने से पहले आपको इंशाल्लाह माइंड क्लियर हो जाएगा और आपको यहाँ पर मसले नहीं होंगे। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।